भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। तो दिल्ली के भारत मंडपम में अब से थोड़ी देर में शुरू होगा बीजेपी का अधिवेशन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को दिया जाएगा अंतिम रूप। पीएम मोदी पार्टी को देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कहा, चालू बजट सत्र के कारण व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाया पेश। अदालत ने 16 मार्च तक सुनवाई टाली। आज फिर इतिहास रचने की तैयारी में इसरो। शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा से इनसेट 3DS का होगा प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मिलेगी मदद। दिल्ली की तरफ बढ़ने की किसानों की कोशिश को हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया नाकाम। शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात एसआई का हार्ट अटैक से निधन। कल शाम 6 बजे सरकार के साथ होगी चौथे दौर की वार्ता। आज जैसलमेर में दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस और राफेल समेत मिराज और सुखोई दिखाएंगे अपना पराक्रम। और अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अदालत ने लगाया $355 मिलियन का जुर्माना। वित्तीय रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करने का है मामला। और आपको बता दें कि किसान संगठनों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान आज भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने विफल कर दिया। दूसरी ओर दिल्ली की सभी सीमाओं पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की वार्ता अब कल शाम को होनी है। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि आज वो जिन मुद्दों पर बात कर रही है, उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। और इस आंदोलन के बीच से एक दुखद खबर भी सामने आई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच शंभू बॉर्डर पर तैनात एक पुलिसकर्मी की दुखद मौत हो गई है। इनकी पहचान हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर हीरा लाल के तौर पर हुई है। हीरा लाल 52 साल के थे और किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उनकी तैनाती शंभू बॉर्डर पर की गई थी। शंभू बॉर्डर पंजाब के अम्बाला में स्थित है। सब इंस्पेक्टर हीरा लाल हरियाणा के हिस्से वाले बॉर्डर में तैनात थे। एसआई से पहले कल एक बुजुर्ग किसान की भी मौत हो गई थी। तो किसानों की मांगों में कर्ज माफी है। नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में चले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार में किसी एक के लिए नौकरी, लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना शामिल है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा जो है वो एमएसपी की गारंटी देने वाली मांग की हो रही है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि एमएसपी से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य क्या कुछ हैं, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों की राय में एमएसपी से किसानों को फायदे से ज्यादा नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि बिचौलिए और निजी कारोबारी मार्केट में आ जाएंगे। किसानों की समृद्धि की गारंटी नहीं है।
एमएसपी कानूनी गारंटी देने पर बिचौलियों को फायदा होगा, आय बढ़ाने की गारंटी नहीं है। गारंटी मिलने पर हरियाणा और पंजाब को नुकसान होगा। हरियाणा और पंजाब में 100% एमएसपी पर खरीदारी, अन्य राज्यों के कोटे की एक सीमा निर्धारित 10 साल में गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद के जरिए किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए मिले। तो गारंटी मिलने पर हरियाणा और पंजाब को नुकसान होने वाला है। 2014 से पहले की बात की जाए तो इस दशक के मुकाबले किसानों को एमएसपी खरीद पर अधिक फायदा मिलता। एमएसपी की मांग पूरी तरह राजनीतिक और कई बार एमएसपी से अधिक कीमतें बाजार में मिल जाती हैं। तो 10 साल में गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद के जरिए किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए मिले। 2014 के पहले के दशक के मुकाबले किसानों को एमएसपी खरीद पर ज्यादा फायदा मिला। तो ये जरूरी तथ्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं। एमएसपी की मांग को पूरी तरह से राजनीतिक बताया जा रहा है कि ये मांग जो है पूरी तरह से राजनीतिक है। कई बार एमएसपी से ज्यादा कीमतें बाजार में मिलती हैं और वो फायदा किसानों को नहीं मिल पाएगा। पिछले साल की बात करें तो तुअर की बात हो, उड़द समेत 5 खरीफ फसलों का मंडी भाव एमएसपी से ज्यादा रहा है। 11 प्रमुख खरीफ फसलों में 5 का मंडी भाव उनके एमएसपी से भी अधिक है। देश में अन्न भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो अन्न भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था होना भी जरूरी है। केंद्र के पास फिलहाल देखा जाए तो 47% अन्न भंडारण की व्यवस्था है। तो ऐसे में किसानों के पास दूसरे ऑप्शन भी खुले होने चाहिए। तो तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में किसानों को जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और किसानों को के बीच में जब ये जागरूकता होगी तब वो समझ सकेंगे कि एमएसपी ज्यादा जरूरी है या उनकी समृद्धि ज्यादा जरूरी है। चंडीगढ़ में मौजूद है हमारे सहयोगी अनुज यादव। अनुज, हम कई तथ्य बता रहे थे अपने दर्शकों को कि किस प्रकार एक राजनीतिक दृष्टि से एक मिथ फैलाया जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी ही किसानों की समृद्धि का वाहक बन सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। किसानों की समृद्धि, सरकार उस दिशा में कई प्रयास उठा रही है और कई प्रयास कर रही है जिससे किसानों की समृद्धि भी हो रही है। किसानों की आय में 2 गुने से 3 गुना तक इजाफा देखने को मिला है। उनकी समस्याओं का समाधान नहीं है। किसानों की समस्याओं का समाधान है कि क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाए। अगर किसान अपनी क्वालिटी की पैदावार करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है उसकी जो उत्पादन है उसकी खरीद होगी। हम जानते हैं कि पिछले कई वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं और सबसे जो बड़ा फैसला शुरुआती दौर में किया गया था 2014 में, वो था कि किसानों को जिस तरीके से खेती की जाती है उसमें बदलाव लाया जाए, खेती को तकनीक से जोड़ा जाए और खेती के अंदर अनुसंधान हो। उसी का कारण है कि जो सोयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, कम से कम किसान को यह पता होना चाहिए कि उसकी मिट्टी में किस चीज की जरूरत है, क्या कमियां उस मिट्टी में हैं। आज मिट्टी की जांच की जाती है कृषि विज्ञान केंद्रों पर और फिर किसान को बताया जाता है कि आपको इसमें इतनी सिंचाई करनी है, इतने कीटनाशक डालने हैं, इतना यूरिया डालना है और इन बातों से बचना है। उसी का कारण रहा कि देश आज रिकॉर्ड खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। ना सिर्फ हमारे देश की घरेलू जरूरतें पूरे हो रही हैं बल्कि निर्यात लगातार जो है कृषि जो उत्पाद है उनका बढ़ा है। अब बात हम पंजाब और हरियाणा की करते हैं शैला, और इसको किसानों को समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा धान और गेहूं की खेती होती है। 2 फसलें हैं जो पंजाब और हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पर होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया के अंदर पिछले वर्षों के अंदर क्या खबरें आती हैं कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग होता है। और ये आंकड़े हैं, जब पंजाब का जो बासमती गेहूं है जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है, अभी कुछ महीने पहले की बात है कि उसको कुछ देशों ने बैन कर दिया। सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा का
जो चावल है वो ईरान खरीदता है। ईरान सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन ईरान ने, हमने देखा कि जो पोर्ट हैं वहां पर हमारे कंटेनर के कंटेनर खड़े रहे। उसके पीछे कारण यही था कि जो एक अंतरराष्ट्रीय मानक हैं कीटनाशकों के, उन पर वो चावल खरा नहीं उतरा था। इसीलिए किसानों को इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि अपने उत्पाद को आपको क्वालिटी के साथ पैदा करना है, क्वांटिटी को बढ़ाना है। जो लागत कम आ रही है आज किसानों की, उसके पीछे कारण है केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के कारण है कि उसकी लागत में तो कमी आ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसके उत्पाद की क्वालिटी अच्छी हो। सरकार का हमेशा से यही फोकस रहा है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जाइए, हरियाणा के इलाकों में, मध्य प्रदेश का एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप जब भी आटा खरीदने जाते हैं, गेहूं खरीदने जाते हैं ओपन मार्केट में, तो सबसे पहले आप कहते हैं कि हमें एमपी का गेहूं चाहिए। एमपी का गेहूं इसलिए चाहिए क्योंकि इसकी क्वालिटी पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी है। 2275 रुपए प्रति क्विंटल का भाव जो है वो एमएसपी पर निर्धारित किया हुआ है केंद्र सरकार ने, लेकिन सब इस बात को जानते हैं कि वो 2700 से 3000 रुपए ओपन मार्केट में और मंडियों में मिलता है, जो एमएसपी से ज्यादा है। दूसरा एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा, पीली और काली सरसों का रेट आज 5000 से ज्यादा है जो एमएसपी का रेट है, लेकिन जब 5000 और 4800 का रेट इससे पहले हुआ करता था, ओपन मार्केट में काली सरसों 7000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही थी। ऐसे किसानों को इस बात को समझना चाहिए कि एमएसपी में वो क्यों बंधना चाहते हैं। ओपन मार्केट लगातार ई मंडियों के माध्यम से केंद्र सरकार ने खोल दिया है, वो अपनी उपज को मार्केट के हिसाब से बेचें, ना कि एमएसपी के किसी बंधन में बंधने की कोशिश करें। ये बात पंजाब हरियाणा के किसानों को समझनी होगी, और सरकार इसका लगातार प्रयास कर रही है। कल चौथे दौर की क्या मानेंगे अनुज कि ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी और राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि सरकार देखिए बार बार कह रही है, पहले भी कहती रही है कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत से हल निकलेगा, और कोई ना कोई हल निकालने के लिए बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी है। बातचीत का बार बार न्योता दिया जा रहा है, बातचीत हो भी रही है, लेकिन आंदोलन कहां तक सही है? क्योंकि हल तो बातचीत से ही निकलना है, आंदोलन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम इस बात को कह सकते, देखिए हम इस बात सकते हैं कि देश का किसान और आम आदमी, उसमें जागरूकता की कमी नहीं है, वो जागरूक है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कतें सामने आती हैं जब इस तरह के जो आंदोलन होते हैं या किसान अपनी मांग करते हैं, उसमें कुछ राजनीतिक दल जब घुस जाते हैं तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। हमने देखा है कि कांग्रेस के बड़े नेता जब पंजाब के अंदर आए थे तो उन्होंने कहा कि आप आइए दिल्ली के अंदर कूच कीजिए, आप दिल्ली की तरफ आगे बढ़िए। ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को इस तरह की राजनीति इन गंभीर विषयों पर करनी चाहिए? क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है, देश का पेट भरता है। ऐसे में किसानों को समझाने की जरूरत है, किसानों को उग्र करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि किसान किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देश का भाग्य विधाता और देश का अन्नदाता है। शैला, बिल्कुल, देश का भाग्य विधाता है, देश का अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता कहीं ना कहीं इस समय आंदोलन पे बैठा हुआ है, और आंदोलन में बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। ऐसे में उन लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक होना जरूरी है कि वो बातचीत करें सरकार के साथ और कोई ना कोई हल निकाले। फिलहाल आप पूरे स्थिति पर अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सीजेआई ने कहा कि वो याचिका देखने के बाद इस पर सुनवाई का दिन तय करेंगे। याचिका में जांच और ट्रायल को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। साथ ही साथ याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर एसआईटी इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करे। ये भी मांग रखी गई है कि मणिपुर मामले की तरह ही 3 न्यायाधीशों की समिति इसकी जांच करे, पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले और दोषी पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो। इन सबके बीच सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट संदेश खाली मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव में कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाएं टीएमसी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। वहीं टीएमसी नेता संदेश खाली के गांवों में घर घर जाकर उन महिलाओं की पहचान कर रहे हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के खिलाफ आवाज उठाई थी।
तो संदेश खाली का मसला बेहद संवेदनशील हो गया है। एससी आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है और इन सब के बीच बीजेपी ने पूरी तरह से ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता दिनेश त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली है। आम जनता बहुत ही रोष में है। उनको टीएमसी के गुंडों का भय अब चला गया और मैं तो ये भी समझता हूं कि कल उठ के यदि ममता बनर्जी खुद संदेश खाली जाना चाहे तो वहां के लोग, साधारण जनता, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, उनको भी अंदर आने नहीं देंगे, इतना रोष है। और चलिए जानते हैं कि सीमा से सटा हुआ संदेश खाली इलाका आखिर कैसा इलाका है। तो आपको बता दें कि संदेश खाली पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में स्थित बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है और सुंदरबन का हिस्सा ये इलाका कई द्वीपों से मिलकर बना है। मुसलमानों और हिंदुओं की आधी आधी आबादी, मछली पालन, सब्जी की खेती, मुर्गी पालन मुख्य व्यवसाय है यहाँ का। इस इलाके में पहले भी सांप्रदायिक तनाव हुए हैं। लड़कियों की तस्करी और महिलाओं पर अत्याचार के लिए ये इलाका बदनाम है। लेफ्ट के शासन से इस इलाके में मुसलमानों का बोलबाला रहा है। इस इलाके से बांग्लादेश में तस्करी होती है। सत्ता में बैठे नेता झींगा पालन के लिए यहाँ पर जमीन हड़प लेते हैं लोगों की। तो बंगाल की खाड़ी से जुड़े होने के कारण नदियों का पानी खारा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी के नेता रोहिंग्याओं की आबादी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों में कई कारणों से नाराजगी थी और शाहजहां शेख के घर पर ईडी के छापे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। इलाके की महिलाएं कई दिनों से यौन उत्पीड़न की शिकार होती रही हैं। तो बंगाल की खाड़ी से जुड़े होने के कारण यहाँ की नदियों का पानी भी खारा है। स्थानीय लोगों का यहाँ पर आरोप है कि टीएमसी के नेता रोहिंग्याओं की यहाँ पर आबादी बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोग कई बातों से, कई कारणों से यहाँ पर टीएमसी के नेताओं से नाराज हैं। शाहजहां शेख के घर पर ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। आपको बता दें, इस इलाके की महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के शिकार होने के आरोप लगाए हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले इलाकों के लिए कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है। पुलिस द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि थाना क्षेत्र के गोंजाजाली रेलवे बाजार, एफसीआई गोदाम परिसर में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। हालांकि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अलावा अन्य इलाकों में कर्फ्यू को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करने की बात कही गई है। और हल्द्वानी में बनभूलपुरा दंगों में वांछित अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद के बनभूलपुरा स्थित घर को कुर्क कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अदालत ने बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया था, जिसके बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अब आपके ड्राइंग रूम से निकलकर खेत की मेड़ तक पहुंच गया है प्रसार भारती, और वो भी इंटरनेट के बिना। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीटीएच चैनल्स जो गांव के आम आदमी को मिलेंगे उसके मोबाइल पर, और वो भी मोबाइल डेटा के लिए पैसा खर्च किए बिना। और ये कमाल कर दिखाया है प्रसार भारती के युवा इंजीनियर्स ने। कैसे, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में हूं और यहां चल रहा है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस का एक्सपो 24, और प्रसार भारती ने भी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट विंग की तरफ से कुछ चीज़ें
पेश की हैं। सबसे एक्साइटिंग जो मुझे लगा वो ये कि अब गांव में भी लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे दूरदर्शन के सारे चैनल्स देख सकते हैं। कैसे, इस पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये है जो इन्होंने यहाँ सिस्टम लगाया है और ये जो लोग हैं इन्होंने इस पर रिसर्च की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मोहित, ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं और इसमें कोई पैसा भी नहीं देना होगा किसी को? एक्चुअली हमारे बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे OTT के ऊपर और DTH के ऊपर, तो उसी को हम लोगों ने फर्दर एक्सप्लोर करते हुए एक को किया कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो नॉर्मल चैनल्स है उसका अगर हम लोकल सेटअप पे उसको करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक इंट्रानेट पे हम लोग उस सारे चैनल्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर एरिया में हमारे लोग हैं उनको हम नॉर्मली एक अपना ही नेटवर्क पे जोड़ेंगे जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी और उससे सारे चैनल्स हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी हम अपने सर्वर पे डालेंगे। मेरे साथ प्रशांत गुप्ता भी हैं जो इस टीम का हिस्सा। प्रशांत, इन्होंने बताया कि सारे चैनल्स मतलब डीडी के अलावा भी हो सकते हैं या सिर्फ डीडी के? बेसिकली जो DTH फ्री डिश पे जितने भी चैनल हैं वो सारे हम लोग इस पे ला सकते हैं और ये सर्विस वहाँ पे ज़्यादा कारगर साबित होगी जहाँ पे किसान लोग वगैरह रहते हैं, रिमोटली ऑपरेट रहते हैं, ताकि क्या हो कि एक ही इंटरनेट में विदाउट डेटा का कॉस्ट लगे वो इजीली अपना कहीं भी देख सकते हैं मोबाइल पे। मान लीजिए कोई किसान है और उसको डीडी न्यूज़ देखना है अपने मोबाइल पे डेटा यूज़ किए बिना। जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कवरेज हो और उनको यूजेज हो, तो उनके लिए हमने चाहते हैं कि कोई मोबाइल डाटा ना यूज़ करना पड़े। फॉर दैट आप डायरेक्टली बस यहाँ हमारे नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, एक हमारा सेटअप होगा एंड देन आप हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होकर डायरेक्टली कोई भी ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी चैनल्स हैं जो भी आपको DTH में मिलते हैं और जो भी दूरदर्शन के चैनल्स हैं सब आप स्ट्रीम करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इट्स वेरी हैंडी, यू कैन सी। मुझे बताइए ये एंटीना क्या एसी से कनेक्टेड है या? हाँ जी, बताइए ये क्या है? एक्चुअली आइसोट्रॉपिक एंटीना है जो अभी 12 dBi का हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे को कवरेज इंक्रीज करना है जैसे अभी राइट नाउ, यस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कवरेज कि हम चाहते हैं कि रूरल एरिया में एक बहुत बड़े एरिया में हम कर सके ट्रांसमिट, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। आपने सुना, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, प्रोटोटाइप तैयार है और तमाम दूरदर्शन के चैनल और इसके अलावा DTH पे जो अवेलेबल है चैनल्स वो आप घर बैठे बिना अपना डेटा खर्च किए अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और आम आदमी के लिए ये बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टू, DD न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में मेवा इंडिया 2024 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नट्स और ड्राई फ्रूट्स काउंसिल इंडिया द्वारा किए जा रहे इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सूखे मेवों की खूबियों से लोगों को अवगत कराना है ताकि इस पारंपरिक व्यापार को आधुनिकता के जरिए नए मुकाम पर पहुंचाया जा सके। इस आयोजन में दुनिया भर के 200 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेवा इंडिया 2024 से देखिए तपस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। NDFCI का एक मेवा 2024 इवेंट चल रहा है यशोभूमि द्वारका में, जहां पे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के जितने भी इंडिया और विदेश के लोग हैं वो सब यहां पे एक ही छत के नीचे आए हैं। बात करने के लिए प्रेसिडेंट है मेरे साथ। सबसे पहले तो गुंजन जी, ये बताइए कि एक इतना बड़ा इवेंट तैयार करें पहली बार, और आप लोग के जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन 6-7 महीने पहले ही आप लोगों ने बनाया है, कितना चैलेंज था? ये आइडिया तो एक्चुअली मेवा का आइडिया 5 महीने पहले हुआ। चैलेंजेस थे, मुश्किलें आई, बट क्योंकि एक सोच बहुत अच्छी थी, एक अच्छी सोच से चले थे कि पूरी इंडस्ट्री को साथ लेना है। यहाँ पे सर कितने देश विदेश से भी आए हैं, हमने देखा है, कितने देश और विदेश के स्टॉल लगे हैं? यहाँ पे 20 देश से ज़्यादा आए हुए हैं एंड उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टी $billion कंपनीज हैं और उनका ऑपरेशंस मोर देन 160 कंट्रीज में है। करे कितना फॉरेक्स रिजर्व आप सेव कर सकते हैं, आप लोग कितना बिजनेस आप लोग आगे डेवलप कर सकते हैं इस एसोसिएशन की मदद? लगभग मैं गिनता हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 16 करोड़ की विदेशी मुद्रा अंदर आएगी इस शो की वजह से। जितने विजिटर आए हैं, जितने स्पॉन्सर हुए हैं, जितना ये सब रहा है, होटलों में वो लोग रहे हैं, हर जगह की इनकम बढ़ी है। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि इससे बहुत फायदा मिल सकता है इंडियन ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में? आज की डेट में ये मार्केट अगर रिटेल लेवल पे देखा जाए, जिस पे सूखा मेवा बिकता है, वो 56,000 करोड़ की मार्केट है। तो ये थे प्रेसिडेंट NDFCI के और चेयरपर्सन इस इवेंट के, जो बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मेवा 2024 और इसकी बदौलत ना सिर्फ फॉरेस्ट रिजर्व बचाया जा सकता है बल्कि एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण किया जा सकता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं। भारतीय वायुसेना आज जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन करने वाली है। हमेशा की तरह ही अभ्यास वायु शक्ति द्वारा भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभियानों का संचालन होगा। इस वर्ष अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान को शामिल किया जा रहा है। अभ्यास वायु शक्ति में भाग लेने वाले अन्य विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और Mi-17 भी शामिल हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियां, आकाश और समर घुसपैठ करने वाले शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने और उसे मार गिराने की अपनी क्षमता को प्रदर्शन करेंगे। तो आप लीजिए इन दृश्यों का आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।